नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में साड़ी घोटाले की गूंज, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घटिया क्वालिटी की दी गई साड़ी। मामले में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान, जांच के बाद दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिलासपुर में मुलुंड चोरों का आतंक, दिन दहाड़े हो रही धड़ल्ले से वारदात। कलेक्टर ने शिकायत पर कहा, ग्रामीणों के एकजुट होने से ही अवैध खनन पर लगेगी लगाम। समझाइश के बाद भी डी मार्ट का नहीं बदला रवैया, अवैध गेट की वजह से मुख्य मार्ग पर लग रहा घंटों जाम। कलेक्टर एसपी ने संभाला मोर्चा, डी मार्ट को कड़ी चेतावनी। और कंपनी गार्डन में मौजूद लोगों पर मधुमक्खियों का अचानक हमला, छत्ते में शरारती तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ की आशंका, 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में साड़ी वितरण को लेकर सामने आए कथित घोटाले पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। मंत्री ने बताया कि यह समस्या सभी जिलों में नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा जिलों में ही सामने आई है। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से जांच कराई जा रही है और जिम्मेदारों की पहचान की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि साड़ी वितरण से पहले उन्होंने स्वयं इसकी गुणवत्ता की जांच की थी, जिसके बाद इसे खादी विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना तय हुआ था। इसके बावजूद गड़बड़ी कैसे हुई, यह अभी जांच का विषय है। देखिए, भ्रष्टाचार तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब साड़ी का वितरण से पहले हमारे पास सैंपल आया था, मैंने स्वयं उस साड़ी को धोया और धोने के बाद उसको सुखाया भी कि साड़ी की क्वालिटी क्या है, क्योंकि खादी ग्राम उद्योग कहता है कि हमें कॉटन साड़ी देनी है। तो हम उसी उद्देश्य हम उन्हीं के कहने पे हम कॉटन पे गए हैं। और रही बात कि कलर निकल जा रहा है, ऐसा मेरे पास भी शिकायत आया है। ऐसा नहीं, कुछ जिले का ऐसा विषय आया है कि जहाँ जिनको हम साड़ी वितरण के लिए जो टेंडर किए होंगे, वो दिए होंगे, किसी जिले का आया है, उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न करने के बाद पुनः उन्हें साड़ी अच्छी क्वालिटी की देने के लिए निर्देश किए हैं। और जब मैं धोई थी तो बहुत अच्छा साड़ी था, उसमें ब्लाउज पीस भी थे, साड़ी भी थी। साड़ी की लंबाई पे भी मैं आज पेपर देख रही थी, इसमें भी त्रुटि है ऐसा बताया जा रहा था। तो मैं नहीं कहती, हो सकता है कहीं का विषय होगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है। हम साफ निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि जहाँ कभी गड़बड़ी पाया जा रहा है वहाँ पे रिप्लेस दोबारा कराया जाए। देखिए, इसके लिए मैं आपको कही कि हमने निर्देश दिए हैं कि ऐसे कहीं भी शिकायत आए उसको अपने पास जल्दी से मंगा के उसको पुनः रिप्लेस करें। छत्तीसगढ़ के बुनकरों से खरीदी होनी थी, लेकिन सूरत से साड़ी मंगाई गई, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि खादी ग्राम उद्योग का कहना कि खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से ही कॉटन की साड़ी, इससे पहले तो मैं तो और अच्छी साड़ी मैंने देखा था, बहुत अच्छी साड़ी, लेकिन खादी ग्राम उद्योग ने कहा कि हम कॉटन की साड़ी हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देंगे। लेकिन वहाँ से हम लिए और जो भी टेंडर में जो भी लोग आए होंगे उनके माध्यम से वितरण हुआ। गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई करवाएंगे? जी बिल्कुल कार्रवाई होगी, जो गड़बड़ी करेंगे उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हमने भी देखा है कांग्रेस के समय में कि कैसे साड़ी वितरण किए थे। और आज तो हो सकता है, मैंने ये भी नहीं कहती कि नहीं, मैं इसको स्वीकार भी करती हूँ, कुछ जिलों में गड़बड़ी हुई है, लेकिन उनके समय में साड़ी की क्या स्थिति थी। हमारी महिलाएं तो अभी गर्मी के सीजन में साड़ी का उपयोग कर ले रही हैं, कर लेंगे और अच्छा भी पहनने में। मैंने कुछ आंगनबाड़ी केंद्र में विजिट के लिए गई तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं कही मुझसे कि बहुत अच्छी साड़ी है मैडम, हमें पहनने में भी अच्छा लग रहा है। और आज महिलाएं कॉटन की साड़ी पहनती भी हैं, मैं खुद कॉटन की साड़ी पहनती हूँ अधिकतर। तो मैंने देखा है कि कांग्रेस के समय में कैसे साड़ी वितरण होता था और कैसे साड़ी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता पहनती थी। वो साड़ी तो अब क्या बताऊं, अगर देहाती भाषा में बोलूं कि मछली एक साइड हमारी दीदी हो जाए, एक साइड मैं हो जाऊं, तो वो साड़ी उसी काम के लिए उपयोग आता। मैं मानती तो कि मछली झोलने के लिए ही काम आता।
ठीक है। ऐसा साड़ी कांग्रेस के समय में वितरण किए हैं। आज भी कुछ सैंपल होंगे तो आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगी कि ऐसे साड़ी कांग्रेस के समय में दिए थे। हम तो बहुत अच्छी साड़ी दे रहे हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इस मामले में भी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शुक्रवार को श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित रामा मैग्नेटो मॉल के पास वैशाली नगर फेस 1 में तब हड़कंप मच गया जब नगर निगम के जोन कमिश्नर और भवन शाखा के अधिकारी भारी लाव लश्कर के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने इस शक्ति प्रदर्शन के लिए 2 काऊ कैचर और एक एग्जीवेटर को भी मौके पर उतारा, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। लेकिन घंटों चले इस ड्रामे का अंत ढाक के 3 पात जैसा ही रहा। जिस 5 मंजिला इमारत पर कार्रवाई करने अमला पहुंचा था, वहां अधिकारियों ने केवल दीवार पर काम बंद करने का नोटिस चस्पा किया और वापस लौट आए। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 मंजिला की अनुमति पर 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, जिसे पिछले 1.25 साल में 4 बार नोटिस दिया जा चुका है। फिर भी निर्माण बदस्तूर जारी रहा। विभागीय सुस्ती और लापरवाही का आलम यह है कि मौके पर मौजूद जोन कमिश्नर को ना तो भवन निर्माता का नाम पता था और ना ही इस बात की पुख्ता जानकारी कि असल में कितनी मंजिल की अनुमति दी गई थी। सवाल ये उठता है कि जब शहर में 8 जोन कमिश्नर और भवन शाखा का इतना बड़ा अमला तैनात है, तो अवैध निर्माणों पर समय रहते लगाम क्यों नहीं कसी जाती। बीच गोल बाजार जैसे इलाकों में हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद अवैध निर्माणों का होना निगम की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जनता के बीच अब ये चर्चा आम है कि निगम के अफसर तभी जागते हैं जब मामला जनदर्शन या भारी शिकायतों में पहुंचता है। केवल एक नोटिस थमाने के लिए सरकारी संसाधनों का इतना बड़ा वीजा इस्तेमाल कर नगर निगम ने अपनी इच्छा शक्ति का परिचय तो दे दिया, लेकिन धरातल पर अवैध निर्माण के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने में फिर नाकाम साबित हुआ। मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। ये इसका शिकायत प्राप्त हुआ था, अपना निर्माण से अधिक बना लिया है, स्वीकृति से अधिक, उसी के लिए हमारे नगर निगम की पूरी टीम, जिसमें भवन अधिकारी थे और अतिक्रमण की टीम थी और हमारी जोन की टीम थी, हम लोगों ने इसको तालाबंदी करने की कार्रवाई की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर प्रवास के दौरान एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध विराम को लेकर मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि हर हाल में संवाद ही रास्ता होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से केवल नुकसान होता है और किसी का भला नहीं होता। वहीं असम और पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि देश की जनता का विश्वास भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि असम में भाजपा की स्थिति मजबूत है और पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। साथ ही पश्चिम बंगाल में भी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जिसका सीधा लाभ चुनाव में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने शांति, संवाद और मजबूत राजनीतिक विश्वास का संदेश दिया। पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक के बड़े भाई श्री लव प्रसाद कौशिक जी का पिछले दिनों निधन हो गया और आज उनकी 13वीं में शामिल होने हम सभी यहाँ पर आए हैं। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और संतप्त परिवार से मुलाकात भी की है और प्रभु से प्रार्थना भी की है कि स्वर्गीय लव प्रसाद कौशिक जी की आत्मा को शांति प्रदान करें, उनको अपने चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति। युद्ध विराम हुआ, आप क्या कहेंगे? अब वैसे तो युद्ध नहीं होना चाहिए, किसी भी समस्या का मतलब समाधान संवाद से निकालना चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं होता है, उससे सबका अहित ही होता है। असम को चुनाव हुआ है, 7 महीने का चुनाव, बिल्कुल वहाँ फिर से सरकार बन रही है। आज पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ा है और सब जगह बहुत अच्छी स्थिति है। असम में सरकार फिर से बना रहे हैं। हम तो पश्चिम बंगाल, केरल वगैरह भी गए हैं, वहाँ भी कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी
छत्तीसगढ़ के उसलापुर स्टेशन के पास आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उत्कल एक्सप्रेस के यात्रियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल कटनी और पेंड्रा रोड की ओर से आ रही 18478 उत्कल एक्सप्रेस का एसी कोच अचानक हॉट चैम्बर में तब्दील हो गया। पहले से ही घंटों देरी से चल रही ट्रेन में जब सफर कर रहे यात्रियों का दम घुटने लगा तो उनके सब्र का बांध टूट गया। यात्रियों ने बीच रास्ते में चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दी और रेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आइए देखते हैं इस पूरी घटना पर हमारी यह विशेष रिपोर्ट। आसमान से बरसती आग और तपते ट्रैक के बीच उत्कल एक्सप्रेस के यात्री उस वक्त मुसीबत में फंस गए जब ट्रेन के M1 कोच का एसी अचानक ठप हो गया। पेंड्रा रोड स्टेशन पार करने के बाद कोच में ठंडी हवा की जगह उमस और गर्मी ने कब्जा कर लिया। कोच पूरी तरह पैक होने के कारण यात्रियों के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन शिकायत के बावजूद जब टीटी और एसी अटेंडेंट ने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया तो यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। दोपहर करीब 12:30 बजे जैसे ही ट्रेन उसलापुर स्टेशन के पास पहुंची, यात्रियों ने एक के बाद एक कई बार चेन पुलिंग कर दी और ट्रेन को पटरी पर ही खड़ा कर दिया। एसी कोचेस जो होते हैं इसका मेंटेनेंस प्राइमरीली अच्छे तरीके से किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन स्वाभाविक है कि कोई भी मशीन जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होगा वो कभी-कभी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको देखते हुए चूँकि गर्मी बढ़ चुकी है और एसी का प्रयोग खूब है तो उसमें कभी-कभी छोटे-मोटे फॉल्ट आते हैं जिसको एन रूट ठीक कर लिया जाता है। ट्रेन रुकते ही बड़ी संख्या में यात्री नीचे उतर आए और रेलवे ट्रैक पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की खबर मिलते ही आरपीएफ और रेलवे का तकनीकी स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा। सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन एसी मैकेनिकों की टीम बुलाई गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत और तकनीकी जांच के बाद एसी को दुरुस्त किया जा सका। इस दौरान यात्री भीषण गर्मी में रेल अधिकारियों से उलझते नजर आए। आखिरकार एसी ठीक होने के बाद ही यात्रियों का गुस्सा शांत हुआ और करीब 1 घंटे की देरी के बाद ट्रेन को बिलासपुर और फिर पुरी की ओर रवाना किया गया। इस घटना ने एक बार फिर भारतीय रेलवे की मेंटेनेंस व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जय न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां खनिज चोरी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन के दावों के बावजूद मुरुम और खनिज माफिया खुलेआम सक्रिय नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। मामला बिलासपुर शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत लोखंडी का है, जहां दिन दहाड़े पोकलेन मशीनों से मुरुम की अवैध खुदाई की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनिज चोरों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि अब वे बिना किसी डर के खुलेआम चोरी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों ने इस गंभीर मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। उनका कहना है कि उन्होंने 4 से 5 बार खनिज विभाग को लिखित और मौखिक शिकायत दी, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जब जब कार्रवाई की टीम पहुंचती है, उससे पहले ही चोर मौके से फरार हो जाते हैं। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने यह तक आरोप लगाया कि खनिज विभाग के कुछ अधिकारियों के संरक्षण में यह अवैध कारोबार चल रहा है और उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, कार्रवाई नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन संसाधनों और समय की सीमाओं के कारण हर जगह एक साथ पहुंच पाना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अगर एकजुट होकर विरोध करे तो इस अवैध गतिविधि पर रोक लगाई जा सकती है। यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आया हूँ। मेरे यहाँ अवैध खनन मुरुम मिट्टी का हो रहा है, उसके लिए मैं माइनिंग को 4 से 5 बार दे चुका हूँ।
ज्ञापन, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फोन लगाओ, गाड़ी रोक के रखते, फोन लगाओ तो 3 से 4 घंटा बाद आते, उसके झगड़ा लड़ाई करके अपने गाड़ी वाले भग जाते हैं। अब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आया था कि इसमें कार्रवाई। अब सर लोग फोन करते हैं, आते ही नहीं। क्या लगता है कितना दिन हो गया चलते वहाँ करीब 2 से 2.5 महीना हो गया और बहुत गड्ढा कर चुके हैं। किसके द्वारा किया जा रहा है? अब ये गांव के कुछ लोग भी मिले हुए हैं और बाहरी लोग भी हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक भी हाईवा ना एक भी जेसीबी कोई भी जब्ती नहीं बनाया, ना एक भी ट्रैक्टर जब्ती किया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या बोलते हैं और ये लोग जब जाते हैं तो वहां से फोन आ जाता है, किसी का भी इनके आदमी होंगे जो बताते होंगे, अधिकारियों का आदमी होगा, सेटिंग होगा इनका, क्या लगता है जो माफिया हो गया। में हो रहा है क्या? तो लगता है मेरे को बिल्कुल सही बात है ये। अभी क्या बोले कलेक्टर साहब? अभी कलेक्टर साहब बोले कि आप लोग भी मेहनत करो, हमको फोन करो, हम कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं, इस बार अगर हो जाता है, आए हैं ज्ञापन देने, हम भी मेहनत करेंगे। अब कर भी रहे थे, अब करेंगे। अब देखते हैं कलेक्टर साहब क्या बोलते हैं, फिर फोन तो करेंगे। अधिकारियों का नंबर मिला है। क्या रहेगी आप लोग? क्या बोले सर? नहीं रोका जाता, नहीं कार्रवाई होता तो आगे रणनीति क्या रहेगी? रणनीति यही रहेगी कि आके धरना प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा हमको, अपने गाँव के क्षेत्र को तो बचाना ही है, मिट्टी मुरुम को। फंडिंग से लोग आए हैं और हमने इनको बोला है कि जब कभी भी शिकायत आएगी तो केवल शिकायत करेंगे तो तब तक वो भग जाते हैं लोग। तो अगर गांव वाले चाहेंगे तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसमें सब लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। लगातार हम लोग जितना लोग हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बट इसमें चूँकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसमें वो करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में रहते हैं और एक बार कार्रवाई करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं अधिकारियों को। तो उसके बाद कहीं से भी फ़ोन आता है तो फिर दूसरी जगह जाने में वो जब ये पहली कार्रवाई होती है तभी वो बात है। लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, FIR भी दर्ज करा रहे हैं इसमें। इसके बावजूद भी अगर कहीं पे कुछ इस तरह का है तो हमने आपके माध्यम से मैं अपील भी करूँगा गाँव वालों को कि अगर इस तरह की कहीं भी कोई चीज़ है तो वहाँ 5-7 लोग अगर वहाँ आ जाएंगे तो बाहर के लोग कभी भी ऐसा इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। और जब लोगों को ये लगेगा कि इस गांव में लोग अवेयर हैं तो लोग नहीं हैं। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि लेन देन और सेटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह का कोई एविडेंस के साथ वो बात करेंगे तो जरूर हम लोग करेंगे। कलेक्टर ने साफ कहा कि यदि किसी के पास अधिकारियों की संलिप्तता के सबूत है तो सामने लाए, सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सवाल यही है, क्या खनिज माफियाओं पर लगाम लग पाएगा? जेड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चितावर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही रात में 17 बकरियों के शव मिलने की खबर सामने आई। यह सभी मवेशी स्थानीय किसान प्रेमलाल बिरको के थे, जिनकी सामूहिक मृत्यु ने इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। घटना की गंभीरता तब और बढ़ गई जब मृत पशुओं के शरीर का मुआयना किया गया। पशुओं के पेट फटे हुए थे और उनके शरीर पर चोट के गहरे निशान पाए गए हैं। इन साक्ष्यों को देखते हुए यह सामान्य मौत नहीं बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति या समूह द्वारा की गई क्रूर हत्या की आशंका जताई जा रही है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पशुधन की हानि होने से पीड़ित किसान को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। फिलहाल तखतपुर में मामले की जांच जारी है। देखा था तो लगा था कि है ना कोई जंगली जानवर के ही शिकार करे इसी टाइप प्रतीत होते, कारण के ब्लड बाहर नहीं बहे, खून नहीं बहे है और छेद जरूर है, नाखून के निशान है और बगल में देखे हैं नमन तो पंजा के भी गोल गोल टाइप के निशान है। जिन्हें हाँ पीछे रेती में है ना, रेती है सामने में है, जब धूल लगे है ना वो जगह में देखे हैं तो गोल गोल टाइप के निशान है। तो हमारा प्रतीत होते कि ये जंगली जानवर के ही वो है। और 17 ठो है, एक भी जिंदा नहीं है, पूरा सबके सब मर गए और ज़मीन में जरा सा भी खून बाहर नहीं बहे हैं। तो एक से हमारा लगा था कि कोई जंगली जानवर के क्या वजह की रात की घटना हो सकती है? यह एक हिसाब से लगभग आसपास के 1-2 आदमी में बताते रही 12 बजे के बाद के करके 1 बजे के आसपास कोई बगल के पड़ोसी है, आवाज़ भी आई से बोली से। बाकी जनमत वगैरह हुई इसे कि बच्चा पैदा करते तब वो कहीं बकरी नहीं आते ऐसे टाइप के बोलते रही। बिलासपुर में रेलवे अंडर ब्रिज को बंद किए जाने से उपजा आक्रोश अब आंदोलन की शक्ल ले चुका है। आवाजाही ठप होने से परेशान हजारों शहरवासियों का सब्र आज जवाब दे गया और उन्होंने रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि बार बार असुविधा अब बर्दाश्त नहीं है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। शहर की लाइफलाइन माने जाने वाला अंडर ब्रिज एक बार फिर बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है।
इस बंदी के कारण लोगों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ रहा है, जिससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। सबसे बुरा हाल स्कूली बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों का है, जो भीषण गर्मी में जाम और लंबे रास्तों से जूझने को मजबूर है। आक्रोशित नागरिकों ने आज डीआरएम कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे का यह मेंटेनेंस खेल हर 6 महीने में शुरू हो जाता है, जो हफ्तों तक चलता है। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन जनता की सुविधा को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से काम कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी रेलवे द्वारा मनमाने पूर्वक अंडरब्रिज को बंद कर दिया गया। लगभग 45 दिन के लिए बंद किया गया है, मगर अभी भी आज 2 तारीख से जो बंद था अंडरब्रिज, आज 9 तारीख 10 तारीख हो गया। मात्र 2 कर्मचारियों को लगाकर मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं धीरे धीरे, और अभी भी लगभग 30 दिन बचा हुआ है जो खुलने के लिए। लोग अभी इतनी गर्मी में घूमकर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं कि लगभग 8 किलोमीटर घूम के उनको जाना पड़ता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका स्कूल चालू हो गया, कामकाजी महिलाएँ हैं जो लेट छुट्टी होने का अंधेरे में उनको छुट्टियाँ पा रहा और दूसरे जगह से घूम के आना पड़ता है। तो वो सबको देखते हुए आज हम लोग आए थे विनम्र निवेदन करने के लिए डीआरएम सर से कि सर जो समय लिमिट लिया गया, बहुत 45 दिन बहुत समय होता है, उसे कम से कम किया जाए और जल्दी से जल्दी काम किया जाए। तो उनके द्वारा आश्वासन तो दिया गया है कि काम जल्दी कर लेंगे, और साथ ही साथ उनको कहा गया सर अगर कुछ और भी काम हो तो इस 45 दिनों में वो कर लें, क्योंकि हर साल जो वो बंद कराते हैं उससे अच्छा ये होगा कि एक बार में काम कर लें करके। आंदोलनकारियों के मुताबिक इस अंडर ब्रिज पर करीब 40,000 शहरी और आसपास के ग्रामीण इलाकों के 40,000 यानी कुल 80,000 लोगों की निर्भरता है। इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाले इस काम में घोर लापरवाही का आलम यह है कि 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी मौके पर कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आ रही। स्थानीय निवासियों का तर्क है कि जो तकनीकी काम आधुनिक मशीनों के जरिए 2 से 3 दिनों में सिमट सकता है, उसे जानबूझकर 1.5 महीने तक खींचा जा रहा है। जनता ने चेतावनी दी है कि यदि काम की गति नहीं बढ़ाई गई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जी जैसे डीआरएम साहब के द्वारा जो जानकारी मिला, पूर्व में तो पता ही नहीं था कि एक्चुअल हम क्या होना काम वहाँ क्या है। यहाँ पे आने से पता चला कि एक्चुअली वहाँ पे अभी जो बना है ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, पता नहीं किस हिसाब से ये अपना इंजीनियरिंग वर्क करते हैं। अभी बता रहे हैं सीट से पानी अंदर आ जा रहा है करके, तो ये भी उनकी खामियां हैं जिसको सिरगिट्टी वासी भोग रहे हैं। अब आज के तारीख में क्या है, फिर से इतनी खड़ी गर्मी में 1.5 माह के लिए बंद कर दिया गया है उसको। और हमारा आने का एक और मुख्य उद्देश्य है, पूर्व हमारे पार्षद महोदय एक बार और आ चुके हैं अपने पुष्पेंद्र भाई जी, तो यहाँ पे जानकारी दिया गया था कि 45 दिनों के लिए बंद किया गया। बंद तो किए ठीक है, पर 45 दिनों के हिसाब से कार्य तो दिखे। 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह में मात्र 2 ट्रैक्टर छोटा छोटा जीरा गिट्टी डाल करके छोड़ दिया गया। कम से कम 50,000 से ऊपर के लोग प्रतिदिन वहां से आवागमन कर रहे हैं। सोचिए कितने प्रभावित हो रहे हैं, पर उसके लिए कितने सक्रिय हैं यहाँ पे। 1 सप्ताह में यदि 2 ट्रैक्टर जीरा गिट्टी डाला गया, इसका मतलब उस क्षेत्र रेलवे क्रॉसिंग के उस पार के लोगों को पूरी तरीके से अवॉइड किया जा रहा है। ये सरासर गलत है, अन्याय है हम लोगों के साथ। क्या लगता है कि जानबूझ के देरी की जा रही है, कम खींचा जा रहा है? अब अभी तो देखिए क्या है, अब टेक्निकल क्या है उनका वो समझेंगे, पर हमको जो अभी दिखाई दिया 1 सप्ताह में काम 0 है। मतलब जो कार्य 1 घंटे का है उसको कम से कम ये लोग 1 सप्ताह लगा चुके हैं, और वो भी अभी बताने के बाद भी उनको क्लियर नहीं है कि एक्चुअली क्या क्या हो रहा है। अभी तक के क्या पोजीशन पता तो रहे ना, उनको पोजीशन भी पता नहीं है। बोले कि ठीक है हमारे आज इंजीनियर गए हुए, वहाँ पे हम जानकारी लेते हैं। बिलासपुर जोन में काम ऐसा हो रहा है कि चीटी के रफ्तार से किया जा रहा है। बिलासपुर के आदमी, छत्तीसगढ़ का आदमी सरल सहज और सीधा साधा है, उसका रेलवे प्रशासन और रेलवे बोर्ड बेजा फ़ायदा उठा रही है। क्यों? क्योंकि आज पैसेंजर ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें 6 साल 7 साल से 45 ठो 100 ठो यहाँ रद्द रहती है। वैसे ही हमारे सिरगिट्टी अंडर ब्रिज को 4 बार 5 बार हो गया बने 4 साल हुआ है, और हर साल 6 महीने में वो बंद करके 45 दिन 30 दिन 35 दिन के लिए बंद करके उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। बने 4 साल हुआ है, बार बार रिपेयरिंग हो रही है, यानी गुणवत्ताहीन काम हो रही है। इसकी मतलब है आज 10 दिन 45 दिन के लिए बंद किए हैं, आज 10 दिन हो गया। 10 दिन में सिर्फ 2 ट्रैक्टर जीरा गिट्टी भर इकट्ठा डाले हैं वहाँ, और वहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। हमने
हमारा मांग ये है कि आप बंद किए हो ठीक है, हमारी समस्या हल होगी, काम जल्दी करें, त्वरित करें और गुणवत्ता से करें ताकि आगे चल के फिर हम लोगों को बंद करने का। डीआरएम कार्यालय में गहमा गहमी के बीच अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की और जल्द से जल्द काम पूरा करने का भरोसा दिलाया है। हालांकि पूर्व के अनुभवों को देखते हुए जनता इस आश्वासन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अब देखना होगा कि रेलवे अपनी सुस्त रफ्तार को रफ्तार देता है या शहरवासियों को अभी कई दिनों तक इस धूल और धूप भरे लंबे रास्तों की सजा भुगतनी पड़ेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। नेशनल इंडियन रेलवे फेडरेशन की 243वीं 2 दिवसीय बैठक रेलवे क्लब में आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होकर रेल कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक का मुख्य फोकस ओल्ड पेंशन स्कीम पर रहा, जो पिछले 22 वर्षों से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दरअसल 1 अप्रैल 2004 से देश भर में नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद रेलवे कर्मचारियों के लिए पारंपरिक पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। इससे कर्मचारियों में भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना बढ़ी है। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण, पेंशन और अन्य कर्मचारी हितों के मुद्दों पर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। आने वाले समय में दिल्ली सहित देश भर के डिवीजन और जोन मुख्यालयों में प्रदर्शन किए जाएंगे ताकि सरकार को कर्मचारी हित में निर्णय लेने के लिए बाध्य किया जा सके। रेलवे का वर्किंग कमेटी बिलासपुर नगरी में 9, 10, 11, 3 दिन का वर्किंग कमेटी फिक्स किया। साउथ ईस्ट सेंट्रल इंडिया मजदूर कांग्रेस का नेता पीताम्बर लक्ष्मीनारायण DK सहित सारे टीम ये होस्ट कर रहे हैं मीटिंग। ये मीटिंग में भारतीय रेल का परिस्थिति, देश का परिस्थिति, रेल कर्मचारियों का समस्या पे चर्चा चल रहा है। इसका मेन मुद्दा है पुराना पेंशन स्कीम को रिस्टोरेशन कराने का। ये इशू पे हम अगले दिनों में स्ट्रगल और भी इंटेंसिफाई करने के लिए चर्चा माध्यम से एक डिसीजन लेके और संघर्ष का एक एक्शन प्लान बनाएंगे। हम ये संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ, 2 रेल मंत्री लिखित पूर्वक प्रपोजल भेजे भारत सरकार को। रेल कर्मचारियों को वर्किंग टोटली कॉम्प्लेक्स है, यूनिक है, दूसरे डिपार्टमेंट से कंपेयर ना कर सकते। ये डिफेंस में सेना कैसा काम करती है, ऐसा काम करके ये लोग रिस्क लेके काम करते। वही कारण से रेलवेज में ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोरेशन का प्रपोजल गई, भारत सरकार रिस्पॉन्ड नहीं किए। UPS लाई, UPS को कर्मचारी रिजेक्ट किया। 4.3% UPS प्रेफर किया, 95% रिजेक्ट कर दिया। ये भी हमारा जस्टिफिकेशन है। ये UPS रद्द करना पड़ेगा, NPS रद्द करना पड़ेगा, OPS रिस्टोर करना पड़ेगा रेलवेज में। ये हमारा मेन डिमांड है। NFR वर्किंग कमेटी ये डिमांड पे प्रस्ताव पास करेगी। अगले दिनों में हम संघर्ष के लिए प्लान करेंगे। दूसरी पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, कॉरपोरेटाइजेशन। ये रेलवेज में रेलवेज प्रयोगशाला में है। रेलवेज 140 करोड़ प्रजा के लिए दिन रात काम करती, 21,000 गाड़ी चलाती। ये जब रेलवे बंद हो जाएगा पूरा देश अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये सारा क्रूशियल सेक्टर है। ये सेक्टर में प्राइवेटीकरण करना, आउटसोर्सिंग करना, यह डेंजरस ट्रेंड होगी। एक दिन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। इससे देश को नुकसान होगी, सरकार को भी नुकसान होगी। ये पॉइंट लेके हम ये अपोज किया। ये इशू पे हमारा संघर्ष कंटिन्यू होगी। अभी तो तत्काल के लिए रेल मंत्रालय ने ये कोई थोड़े एक्टिविटी डिपार्टमेंटल कंटिन्यू कर रहा है। ये दूसरी पॉइंट है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी,
एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में बढ़ती कमर्शियल एक्टिविटी अब ट्रैफिक व्यवस्था पर भारी पड़ रही है। खासकर डी मार्ट के बाहर हर दिन लगने वाला जाम आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुद जिले के आला अधिकारियों को सड़क पर उतरकर मोर्चा संभालना पड़ा। पार्किंग की कमी और प्रबंधन की मनमानी के कारण मुख्य मार्ग अब सकरा होता जा रहा है, जिससे राहगीरों का निकलना दूभर हो गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। सरकंडा इलाके में तेजी से बढ़ रहे कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़कें अब सकरी पड़ती जा रही है। डी मार्ट जैसे बड़े स्टोर में वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन पार्किंग की क्षमता बेहद सीमित है। जहां पार्किंग में महज 40 से 50 गाड़ियां ही खड़ी हो सकती हैं, वहीं शनिवार रविवार को 200 से 400 तक वाहन पहुंच जाते हैं, जिससे सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी होने लगती हैं और जाम की स्थिति बन जाती है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब डी मार्ट प्रबंधन ने नियमों के खिलाफ एक अतिरिक्त एग्जिट गेट सीधे मुख्य सड़क पर खोल दिया। दो गेट से हो रहे आवागमन के कारण मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ता गया और जाम आम बात हो गई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर, SSP, नगर निगम आयुक्त और ट्रैफिक एडिशनल SP समेत प्रशासनिक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकंडा क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया और जाम से राहत के लिए जरूरी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डी मार्ट प्रबंधन को पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने और सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की सख्त हिदायत दी। मौके पर ही भीड़ को नियंत्रित कर यातायात को सुचारू कराया गया। प्रशासन की सख्ती से साफ है कि अब नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर गाज गिरना तय है। सरकंडा क्षेत्र में काफी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने के कारण वहां पे वाहनों का आना जाना और पार्किंग की कई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन्होंने कि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की है। जैसे अभी डी मार्ट में देखिए आप, डी मार्ट के लिए हम लोग गए, डी मार्ट भी देखा है, तो डी मार्ट में मात्र 47-48 गाड़ियां खड़ी होती हैं, जबकि सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा उसमें फुटफॉल रहता है और करीब 200 से 400 गाड़ियां आएंगी और कहीं पार्किंग नहीं है। और रोड कितनी पतली है, 60 फीट की रोड है, तो 60 फीट की रोड में यदि गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी तो फिर कोई भी गाड़ी आ नहीं सकती है, तो निश्चित रूप से जाम लगेगा। तो उनको अभी इनिशियली उनको ये बताया गया कि आप पीछे से गाड़ियों की एग्जिट कराइए और कायदे से उसमें होना चाहिए था, मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए थी, अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि बिना प्लानिंग की बढ़ती कमर्शियल एक्टिविटी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। डी मार्ट जैसी बड़ी संस्थाओं द्वारा नियमों को ताक पर रखकर संचालित गतिविधियां आम जनता की मुसीबत बढ़ा रही है। ऐसे में जरूरत है सख्त नियमों और बेहतर पार्किंग व्यवस्था की, ताकि भविष्य में इस व्यस्त मार्ग पर लोगों को जाम की समस्या से स्थायी राहत मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। राजधानी की चरमराती यातायात व्यवस्था को लेकर अब सियासी पारा गरमाने लगा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास ने शहर की बदहाल ट्रैफिक स्थिति पर तीखा हमला बोलते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर शहर में यातायात का हाल बद से बदतर हो चुका है, जिससे आम जनता को रोजाना भारी मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर ना तो ट्रैफिक लाइटें ठीक से काम कर रही है, ना ही रोड मैनेजमेंट की कोई ठोस योजना दिखाई दे रही है, जिसके चलते घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। सबसे गंभीर आरोप ट्रैफिक पुलिस पर लगाते हुए एनसीपी नेता ने कहा कि पुलिसकर्मी सड़कों पर जाम खुलवाने और यातायात को सुचारू बनाने के बजाय केवल वसूली के काम में व्यस्त नजर आते हैं। सुबह से रात तक चालान काटने के नाम पर आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे जनता के बीच भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जनता को सुगम और सुरक्षित आवागमन देना प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने जिला कलेक्टर से अपील की है कि वे स्वयं सड़कों पर उतरकर व्यवस्था का जायजा लें और संवेदनशीलता के साथ इस समस्या का ठोस समाधान निकालें, ताकि शहरवासियों को बदहाल ट्रैफिक से निजात मिल सके।
2-3 कारण हमने पाया है। कुछ तो जो ठेकेदार को काम मिला है उस शहर के रोडों में हमने पाया है जो काम चल रहा है, और वो जो काम करने की जो विधि है वो परिपक्व ठेकेदारों की निशानी नहीं है। काम चलाओ काम चल रहा है, निम्न स्तर के काम युद्ध स्तर में चल रहा है शहर के अंदर। दूसरी जो ट्रैफिक पुलिस है और इनकी जो आईटी में सिस्टम है, ये दोनों करप्ट है। क्योंकि जिस शहर में ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था और रोड की गति की व्यवस्था अगर कैलिब्रेट ना हो और आए बाएं साएं करके चालान जो जनता के ऊपर काट रहे हैं, तो जनता वो अलग परेशान है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। तीसरा, जो फिजिकली जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको जनता से पैसा वसूलने के लिए फुर्सत नहीं है। आप सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक कोई भी चौक में चले जाएं और मैं यकीनन आपको दिखने को पाएंगे कि सारे ट्रैफिक पुलिस वाले चालान काटने में व्यस्त हैं। एक भी ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो या अधिकारी हो, जनता का जो ट्रैफिक का आवागमन के को निर्देशित करते हुए आप नहीं पाएंगे। तो ये सारे कारण हैं, और इसमें जो ट्रैफिक के हमारे माननीय उच्च अधिकारीगण हैं, उनकी जो नीति है शायद, या उनकी जो गवर्नेंस है अपने कर्मचारियों के ऊपर या अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, वो गवर्नेंस उनकी ठीक नहीं है। साथ ही साथ हमारे अग्रवाल साहब को भी मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि वो बिलासपुर के कलेक्टर हैं, वो भी अवश्य हमारे शहर के अंदर से आना जाना कर रहे हैं और क्या व्यवस्था है वो उनको भी दिख रहा है। तो अगर वो भी थोड़ी सी संवेदनशील होते हुए बिलासपुर की जनता और बिलासपुर के ग्रामीण, बिलासपुर के आसपास के गाँव वालों के हित में लेके ये सारे को बंद करके अगर रास्ता की जनता के हित के लिए अगर ट्रैफिक का कुछ अच्छा और व्यवस्था बना सके तो ये स्वागत योग्य हमारे शहर के लिए, बिलासपुर शहर के लिए। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढंढन में अंधविश्वास और टोनी प्रताड़ना का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के समय पीड़ित अपने घर पर अकेली थी, तभी बाहर किसी हादसे जैसी आवाज सुनकर वह बाहर निकली तो उसने अपने पड़ोसी युवक देवेंद्र बघेल को जमीन पर गिरा हुआ पाया। जांच और पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी देवेंद्र बघेल काफी समय से महिला को टोनही कहकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, जिसके कारण क्षेत्र में पहले भी कई बार विवाद की स्थिति निर्मित हो चुकी है। महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तखतपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस ने आरोपी देवेंद्र बघेल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस बात की विस्तृत जांच कर रही है कि आरोपी द्वारा महिला को पूर्व में और किन किन तरीकों से प्रताड़ित किया गया था। तखतपुर थाना अंतर्गत ग्राम ढंढन में एक कदमबाई का जो बेटा है वो पामगढ़ गया हुआ था। उसके घर के सामने किसी के एक्सीडेंट होने की आवाज़ आकर वो घर से जब बाहर निकली, देखी कि पड़ोस का एक देवेंद्र बघेल जो है वहाँ पर गिरा हुआ है। उसको उसके पास जाने पर देवेंद्र बघेल के द्वारा और उसकी माँ के अमृताबाई के द्वारा कि तुम्हारे कारण ही मेरे साथ ऐसे घटना हुआ है, तुम जादू टोना किए गए हो करके उसके साथ मारपीट की गई थी की सूचना पर तखतपुर थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें विवेचना पर से यह पाया गया कि पूर्व में भी इनके द्वारा प्रार्थिया को टोनी कहकर प्रताड़ित किया गया है, जिसमें अपराध में टोनी प्रताड़ना अधिनियम के तहत धारा जोड़कर उनको रिमांड में लिया गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर के कंपनी गार्डन में शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मधुमक्खियों के झुंड ने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना में 10 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गार्डन में लगे मधुमक्खियों के छत्ते से किसी असामाजिक तत्व द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की आशंका है, जिसके बाद मधुमक्खियां आक्रामक हो गई और उन्होंने आसपास मौजूद लोगों को निशाना बनाया। हमला इतना अचानक था कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और गार्डन में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सुबह की सैर करने पहुंचे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। मधुमक्खियों के डंक से घायलों के चेहरे, कान और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन आ गई, जिससे कई लोग दर्द और घबराहट में दिखे। घटना के बाद पूरे गार्डन में दहशत का माहौल बन गया और लोग तुरंत वहां से निकलने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई। मामले को लेकर लोगों ने प्रशासन से जांच की मांग की है ताकि घटना के कारणों का पता लगाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। स्पीकर बज रहा था, उसकी आवाज से मधुमक्खियां फैल गई पूरी। तो जितने भी वहाँ पे अपनी गार्डन में सैर करने आए थे सबको उन्होंने वो काट दिया। कितने लोग? कम से कम 20-25 लोग थे। सब यहीं आ रहे हैं? हाँ, धीरे धीरे सब यहीं आ रहे हैं। अपना पूरा नाम पता बता देंगे। अमर कुमार रूपानी, मसानगंज। सिंधी दिवस था 10 तारीख का, 10 अप्रैल को सिंधी दिवस मनाते हैं हर साल। तो वहाँ पर जन्म आरती करी रहे थे हम लोग मिल के। तो उसी में मतलब पता नहीं कहाँ से मतलब झुंड वैसे लगे, सब जितने आदमी थे कम से कम 25-30 आदमी थे, 40 आदमी होंगे। सबके वो कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भागा, कोई चप्पल छोड़ के भागा, कोई मोबाइल छोड़ के भागा, भागते जा रहे थे मालूम। फिर उसके बाद वहाँ तक मस्जिद भी उस पार के चले गए। तो ये कहाँ से बाजार अभी तक पहुँचे, तभी वहाँ तक दौड़ा रही थी। दौड़ाते उसके बाद जाके हम लोग फिर वापस धीरे धीरे घर चले गए। पूजा करते करते हम लोगों को मधुमक्खी काटी है। कितने लोग काटी मधुमक्खी? 10-15 लोग को और ज़्यादा। कहाँ है बाकी? आ रहे हैं धीरे धीरे। उनको फोन किया हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग सरखंड में रहते हैं। काहे पूजा थी? झूलेलाल की पूजा कर रहे हैं और उनकी आज सिंधी दिवस है भाषा का, उसी कार्यक्रम कर रहे थे वहाँ पर। तो बच्चा अपना मधुमक्खी हमको काटने पहुंची। एससीएल की मेजबानी में कोल इंडिया का तीसरा HRIR कॉन्क्लेव उत्कर्ष 2026 शुरू हो गया है। वसंत विहार स्थित वसंत क्लब में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियों के 100 से अधिक मानव संसाधन अधिकारी शामिल हुए हैं। कॉन्क्लेव का उद्देश्य मानव संसाधन और औद्योगिक संबंधों से जुड़े मुद्दों पर मंथन कर संगठनात्मक कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाना है। कोल इंडिया के चेयरमैन बी साई राम ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि कर्मचारी किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के विजन को पूरा करने में उनकी अहम भूमिका है। वहीं हरीश दुहान ने कहा कि कर्मचारियों का विकास ही संस्था की असली पूंजी है। 2026 एससीएल की तरफ से एक पूरे HR जितने हमारे अधिकारी हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्लस उससे रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स हैं भारत में, उनको सबको एक साथ इकट्ठा किया गया है ताकि हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ें कि कैसे हम लोग अपने जो कार्य में सेंसिटिविटी लाएं, ह्यूमैनिटी लाएं, एम्पैथी लाएं, आसपास की जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिलके कैसे हम जो राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज़ के साथ साथ एक सेंसिटिव और एम्पैथी अपने कार्य में लाएं। उसी उपलक्ष्य में ये उत्कर्ष 26 यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। HR का एक कन्क्लेव कर रहे हैं जहाँ पर जो भी एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं वो आदान प्रदान करेंगे। हिंदुस्तान के जो बेस्ट स्पीकर्स हैं उनको बुलाया गया, वो एड्रेस करेंगे इनका। और मुख्यतः देखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यदि मानव जो उसका जो एम्प्लॉई है, ऑफिसर है, वो यदि स्ट्रॉन्ग है, वो यदि कर्मठ है, वो यदि काम करने के लिए उसको तत्पर है, तो देखिएगा कि वो कंपनी बहुत ही आगे बढ़ेगी, बहुत आगे अच्छा जाएगा। तो जिस तरह से हम लोगों ने अपनी जो कमियों को दूर करके अपना एटीट्यूड चेंज किया, कोल इंडियंस ने अपना मेंटलिटी चेंज किया है। कोल इंडिया अपना पॉलिसी और इस साल जो ईयर 2026 है, इसमें मिशन रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म एंड इन्फॉर्म, इस मिशन मोड में काम कर रहा है। आप देखिएगा कि जिस तरह से कोल इंडिया
काम कर रहा है, जिस तरह से राष्ट्र के निर्माण में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बहुत जल्दी हम लोग विकसित राष्ट्र बनेंगे और हम लोग विजन 2047 को पूरा करेंगे। थैंक यू। आपको मैं आपको एक डिजिटल गैलरी में मेरे जाए एक परिवार का गेवरा में उनके पिता का, वो लड़के के पिता का देहांत मार्च 2 तारीख को हुआ और मार्च 20 तारीख को 18 दिन के अंदर हमने नौकरी दी। अगर आपके पास सारे पेपर्स रेडी है तो लैंड हाउस को भी हम उतना तेज़ी से नौकरी दे सकते हैं। हमारा प्रबंधन का मानना है कि हम संवेदनशील हैं, संवादशील हैं। डेफिनेटली हम लोग जो हमारे पैप्स हैं, हम जिनकी ज़मीनें लेते हैं, जिनको खदान आगे कोयला निकालने के लिए जिनकी ज़रूरतें हम लोगों के लिए हैं, उनके लिए हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए कैसे हम लोग विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, ये उपलक्ष्य में ही ये उत्कर्ष 26 है। ये उत्कर्ष 26 जो HRIR कॉन्क्लेव कोल इंडिया करता है, ये तीसरा हमारा कॉन्क्लेव है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम जो HR ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कंपनी हमारी 50 साल पूरी की पिछले साल, कोल इंडिया की स्थापना 1975 में हुई थी, तो 50 साल के बाद हमारी नीतियों में क्या बदलाव चाहिए, कैसे हम माइंडसेट चेंज करें, तो ये एक हम HR का सेमिनार करते हैं जिसमें कि बहुत ही प्रमुख देश के बड़े बड़े जो वक्ता हैं, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, उनको हम बुलाते हैं और जो हमारे इंटरनल स्पीकर हैं उनको भी बुलाते हैं। तो ये एक ऐसा सम्मिलित मंच है जहाँ पे कि 2 दिनों का मंथन होता है और 2 दिनों का मंथन से निकल करके कि अगले 1 साल हमें क्या करना है, क्या नीतियों में बदलाव चाहिए, क्या ज़मीनी हकीकत कैसी है और कहाँ कौन से सब्सिडरी में अच्छा काम कर रहा है वो भी सीखना, आपस में एक दूसरे से सीखना, क्योंकि बहुत कुछ उसमें लोग अच्छा काम करते हैं, उससे भी आपस में भी सीखना और एक फ्रेश माइंडसेट। HR प्रोफेशनल करीब 70-80 HR के डेलीगेट्स आए हुए हैं जो आपस में बात करेंगे, एक्सपर्ट से सुनेंगे और मंथन करके एक अच्छा विचार लेके जाएंगे और अपने सब्सिडरी में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए अभी तो पता चला कि जो हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अभी ACCL ने 18 दिनों के भीतर दे दिया, क्योंकि जनरली शिकायत रहती है कि काफ़ी टाइम लगता है। अभी ACCL में बहुत बढ़िया काम किया सिर्फ 18 दिन में। तो मैं करता हूँ कि ऐसी पॉलिसी बनाया जाए कि जब हम नौकरी देना है तो कम से कम समय में दे दे। 18 दिन तो मेरे को रिकॉर्ड लगता है, इतना कभी जल्दी दिया नहीं गया। तो इस तरह के हम कहते कि हम कैसे डिलाइट जो है, हम कस्टमर डिलाइट बोलते हैं, हम अपने एम्प्लॉय को अच्छा एक्सपीरियंस दें, अच्छा HR सर्विस दें, जिससे कि इंटरनल एम्प्लॉय भी खुश रहें और जो हमारे कम्युनिटी के जहाँ पे हम काम करते हैं, मालूम है आपको कोल माइनिंग कितना डिफिकल्ट काम होता है, तो कम्युनिटी को भी हम साथ लेके चले और CIL को एक बेहतर कंपनी बनाए काम करने के लिए। जो कॉन्क्लेव हम लोग कर रहे हैं उसका थीम ही आप देख लो, इनोवेट एक्सेलेंट राइट्स। आज जिस परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, एक ना हर दिन हमारे साथ एक चैलेंज है हम सबके लिए कि हम अपने मानव संसाधन को, ह्यूमन रिसोर्स को, मैं बेसिकली उसको संसाधन भी नहीं मानता, उसको कैपिटल मानता हूँ। जैसे हम पूंजी लगाते हैं किसी फैक्ट्री में, तो मेरे लिए बीइंग एन डायरेक्टर HR, मेरे जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं, इवन इफ माई स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, जो भी पैप्स हमारी तो ज़मीन जो देते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए, वो मेरे लिए सारे ह्यूमन कैपिटल है। और ह्यूमन कैपिटल को कैसे हम आगे ले चलें, आप देखें कि युद्ध हो जाता है तो हमारे देश को तकलीफ हो सकती है, लेकिन भारत एक ऐसा शक्तिशाली देश है, 1 लीटर का पेट्रोल का बढ़ा क्या हमारे देश में दिक्कत हुई नहीं हुई, तो हम उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। और अभी आपको पता होगा कि 4 लेबर कोड्स अभी नए आ रहे हैं, वो चैलेंजेस हैं इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जब कोई नई चीज़ होती है काफ़ी व्हेन वी चेंज तो काफ़ी रेजिस्टेंस होता है। जैसे आपने सुना होगा जब कंप्यूटर्स आए तो बैंक हाउस में पहले वहाँ हड़ताल होना शुरू हुआ, लेकिन आज कंप्यूटर के चलते या फिर मोबाइल के चलते, मोबाइल ऐप्स के चलते हमारा UPI नंबर 1 है सारे विश्व में मनी ट्रांजैक्शन में। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो चैलेंजेस है उसको हम लोग उसके किसी तरह सीमलेस इम्प्लीमेंट करें, ये हमारी इस कॉन्क्लेव का मेन उद्देश्य है। और आगे चलकर हम कैसे और भी अपने मानव कैपिटल का संसाधन जिसको हम बोलते हैं या फिर ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, उसके लिए और भी क्या क्या स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर के लिए अच्छा कर पाएँ। मैं जस्ट आपको एग्जांपल एक देना चाहूँगा। अभी पिछले साल, जैसे तिवारी साहब जानते हैं कि पिछले साल हमने ऑपरेशन संजीवनी, मिशन संजीवनी लॉन्च किया था, जो कि सर्वाइकल कैंसर का एक वैक्सीनेशन था। अभी आपको पता होगा
ऑल ओवर इंडिया वो रेप्लिकेट होने जा रहा है, तो हम पहले ही से वो कर चुके हैं। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि इस जो मंथन है या चिंतन है, इससे कुछ ऐसा अमृत निकले जिसको हम सारे संसार में बांट सके। जय हिंद। बिलासपुर के मोपका इलाके में अपराधी किस कदर बेखौफ है, इसकी एक वानगी आज देखने को मिली। यहाँ बदमाशों ने वारदात का एक ऐसा तरीका अपनाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। 3 नकाबपोश युवक शादी का कार्ड देने के बहाने एक घर में घुसे और जैसे ही दरवाजा खुला उन्होंने युवक पर ताबड़तोड़ चाकूबाजी शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घायल युवक को गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। वारदात मोपका थाना क्षेत्र की है, जहां पीड़ित विजय साहू अपने घर पर था, तभी 3 नकाबपोश युवक उसके दरवाजे पर पहुंचे और खुद को शादी का कार्ड देने वाला बताया। विजय जैसे ही कार्ड लेने के लिए बाहर निकला, घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला बोल दिया। हमले के बाद विजय लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। शोर सुनकर पहुंचे परिजनों और पड़ोसियों ने तत्काल घायल को सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला है। महाराज कृष्णनगर में एक विनय साहू नाम का व्यक्ति, उसने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज की। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साथ कुछ 3 युवकों ने मारपीट किया है और जो इसको चोटें आई हैं उसको नुकीली वस्तु से आई है, किसी नुकीली धारदार वस्तु से उसको चोट पहुंचाया गया है। पुलिस ने इस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी की पता तलाश की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। हालांकि हमलावरों ने अपना चेहरा ढका हुआ था, जिससे उनकी पहचान करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल पुलिस पुरानी रंजिश और आपसी विवाद जैसे तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के हुलिये और भागने के रास्तों के आधार पर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।